हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल पर। जो हम 50 डेज की सीरीज चला रहे हैं उसकी आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 20। तो देखिए, चलिए सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। हमारी सीरीज का आज पहला टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन, है ना, विस्तार शिक्षा या प्रसार शिक्षा हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, प्रसार शिक्षा। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय किस देश में स्थित है। ऑप्शन हमारे हैं अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर न्यूयॉर्क है ऑप्शन में तो आप न्यूयॉर्क करेंगे। सॉरी, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। यह बच्चों के विकास और कल्याण के लिए काम करती है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, है ना। लेकिन अब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। फाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? FAO, फाओ का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन देख लेते हैं अपने। कृषि और खाद्य सुरक्षा, बी है शरणार्थी पुनर्वास, सी है महिला सशक्तिकरण, डी है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कृषि और खाद्य सुरक्षा, है ना। फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर कृषि के विकास और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसका मुख्यालय रोम में स्थित है ना, इटली में स्थित है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ICAR का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? ICAR का मुख्य योगदान कहाँ है? तो हमारे ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र, फिर है सी कृषि अनुसंधान और शिक्षा, डी है महिला सशक्तिकरण। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि अनुसंधान और शिक्षा। तो देख लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में कार्य करता है। ये भारत में कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि 1948 के संविधान में प्रमुख रूप से किस पर जोर दिया गया? ऑप्शन देख लेते हैं अपने। ए है स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार मानना, बी है बच्चों की शिक्षा, सी है जलवायु परिवर्तन, डी है आर्थिक विकास। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार मानना, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जो है संविधान में स्वास्थ्य को हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार मानते हुए सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। और तभी से हम क्या बनाते हैं? तो स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम तब मनाते चले आ रहे हैं। कब से? 7 अप्रैल को। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NGO का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है सरकार के लिए नीति निर्माण, बी है निजी कंपनियों को सहायता प्रदान करना, सी है सामाजिक विकास कार्य करना, डी है केवल लाभ कमाना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामाजिक विकास कार्य करना, है ना। गैर सरकारी संगठन NGO समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक विकास कार्यों में ये संलग्न होते हैं और यथोचित इनका सहयोग भी करते हैं। सॉरी। फिर देखते हैं यूनाइटेड नेशन DP, है ना, UNDP का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन है औद्योगिक विकास, सतत विकास और गरीबी उन्मूलन, सैन्य सहयोग। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा UNDP का? ऑप्शन बी, सतत विकास और गरीबी उन्मूलन, है ना। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। CSR के अंतर्गत कारपोरेट संस्थाओं का कौन सा उत्तरदायित्व होता है? ऑप्शन देखते हैं। केवल व्यापार विस्तार, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना, पर्यावरण हानि को बढ़ावा देना, करों का भुगतान करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनियां समाज के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए
कार्यरत रहती हैं और अपना योगदान देती हैं। फिर है सीडा, है ना, SIDA किस देश की अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसी है? ऑप्शन देख लेते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा स्वीडन, है ना। स्वीडन की अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रीन पीस संगठन किस क्षेत्र में कार्य करता है? ऑप्शन है शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक विकास। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण। ग्रीन पीस एक गैर लाभकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर काम करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन हमारा है ए, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग, बी है सैन्य गठन गठबंधन, सी है व्यापार और वाणिज्य, डी है चिकित्सा अनुसंधान। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग, है ना। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये सारे इसके कार्य हैं। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सटाइल, है ना, वस्त्र विज्ञान। एक मिनट, वस्त्र विज्ञान हमारा टॉपिक है। पहला प्रश्न है, कॉटन फाइबर का क्रिस्टलीन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो सबसे पहले जानिए कॉटन क्या है। तो ये एक वानस्पतिक जो है रेशा है, ठीक है, वानस्पतिक रेशा है प्राकृतिक में। किससे प्राप्त होने वाला? तो ये बीज से प्राप्त होने वाला, ठीक है, बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है कॉटन, ठीक है। तो इस क्रिस्टलीन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है लोच, बी है शक्ति, सी है नमी अवशोषण, डी है चिकनाई। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शक्ति। कॉटन फाइबर का क्रिस्टलीन क्षेत्र उसकी शक्ति प्रदान करता है ना उसको, यह फाइबर को बाहरी खिंचाव का सामना करने में सक्षम बनाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क फाइबर की मुख्य रासायनिक संरचना क्या होती है? ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, बी है केराटिन, सी है प्रोटीन, डी है पॉलिस्टर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रोटीन, है ना। सिल्क फाइबर प्रोटीन आधारित होता है जिसमें फाइब्रोइन और सेरेसिन नामक तत्व मुख्य रूप से शामिल होते हैं। सिल्क प्रोटीन आप जानते हैं क्या है? तो ये जो है रेशम है, ये वानस्पतिक प्राकृतिक जगत का रेशा है, जिसमें से किसका है? वानस्पतिक सॉरी, प्राणिज जगत का। और ये किससे? तो ये जो है रेशम के कीड़े होते हैं उनसे प्राप्त होने वाला रेशा है, और ये शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। तो ये जो है जानतो जगत के हो गए, तो इसलिए ये प्रोटीन युक्त रेशे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। और रेशम की एक खास बात है कि ये जो है क्या है? तो ये फिलामेंट, ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप, ये फिलामेंट रेशा होता है। वानस्पतिक जगत में फिलामेंट एक रेशम है, बाकी अन्य सारे क्या हैं? तो अन्य सारे एस्टपल होते हैं। ये भी आप चीजें ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर देखिए, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, फाइबर की कौन सी प्रॉपर्टी इसे थर्मोप्लास्टिक बनाती है? ऑप्शन ए है नमी अवशोषण, बी है उष्मा के प्रति संवेदनशीलता, सी है विद्युत चालकता, डी है खिंचाव क्षमता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उष्मा के प्रति संवेदनशीलता, है ना। इसमें देख लेते हैं, थर्मोप्लास्टिक फाइबर जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर उष्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं जो उन्हें हीट सेटिंग के लिए उपयुक्त बनाते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेनिम फैब्रिक में कौन सी बुनाई पद्धति का उपयोग होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, प्लेन व्यू, ट्विल व्यू, सेटिन व्यू, जैकार्ड व्यू। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ट्विल व्यू, है ना। ट्विल व्यू आप जानते हैं कि ये डेनिम के कपड़े बनते हैं, और इसमें कैसा प्रभाव देखने को मिलता है? तो आप बता दें आपको कि इसमें तिरछा प्रभाव देखने को मिलता है, बहुत ही एक मजबूत तहत कपड़ा इसका बनता है, और ये अधिकतर काटन, है ना, काटन के रेशे से बनता है, ये भी जान लीजिए। अधिकतर इसका रंग कैसा होता है? तो वो काला और सफेद। तो जैकार्ड भी आप जानते हैं, जैकार्ड करके से बनता है, और इसमें फैंसी और तरह तरह के ब्रोकेड वस्त्र बनाए जाते हैं इससे। चलिए, है ना, इसमें होता क्या है? डेनिम ट्विल व्यू में बुना जाता है। इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज धागे एक विशिष्ट पैटर्न में आपस में जुड़े होते हैं, जिससे बहुत ही मजबूत फैब्रिक बनकर
तैयार होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रेयान फाइबर को सेलुलोजिक फाइबर क्यों कहा जाता है? तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन। ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यह सिंथेटिक फाइबर है, यह प्राकृतिक फाइबर है, यह सेलुलोज से बना होता है। तो फिर है, यह प्लास्टिक से निर्मित होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि यह सेलुलोज से बना होता है ना। रेयान जो फाइबर है ये किससे बना होता है? तो ये एक मतलब ये सेलुलोज से बना होता है। और ये क्या है? तो ये अर्ध सिंथेटिक उसमें आता है ना, अर्ध सिंथेटिक में आता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है 50% आपका सेलुलोज रहता है, ठीक है, 50% सेलुलोज और 50% आपका रसायन होता है, ठीक है। इसलिए जो है ये किस में आता है? तो ये अर्ध में आ जाता है। रेयान क्या है? लकड़ी के जो है गूदा होता है, वुड पल्प से प्राप्त होता है, जो कि सेलुलोज का प्रमुख स्रोत है, उससे बनता है। चलिए देखने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन साइंस, है ना। हमारा प्रश्न है, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, पर्नीशियस एनीमिया, रिक्टस। फिर है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ग्वाइटर। तो आप सभी जानते हैं ग्वाइटर जो है किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है घेघा रोग से, आयोडीन की कमी से हो जाएगा। और अन्य जो है स्कर्वी विटामिन सी से संबंधित है, रिक्टस विटामिन डी से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, विटामिन बी की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन प्रभावित होता है जिससे पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, फोलिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो फोलिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है, देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे हैं पिरोडोक्सिन, बी है थायमिन, सी है स्टोराइल मोनोग्लूटामेट, है ना। सी है साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोराइल मोनोग्लूटामेट। तो चलिए देखते हैं, फोलिक एसिड का रासायनिक नाम स्टोराइल मोनोग्लूटामेट है, जो डीएनए संश्लेषण और रक्त निर्माण में सहायक होता है। फिर चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है, वसा घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन हमारा है, ए है ADEK, बी है बी और सी है केवल ए और सी, डी है डी और बी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन A, D, E और के। वैसे घुलनशील विटामिन A, D, E और के है जो शरीर में वसा उत्तकों और यकृत में जमा होता है। और जल में घुलनशील कौन से हैं? तो हो जाएगा हमारा बी और सी। जो बच रहा है वो जल में घुलनशील है, या ऐसे भी आप ट्रिक के माध्यम से कि बी सी हमारा जल में घुलनशील है, बाकी जो अन्य बचते हैं वो सारे वसा घुलनशील विटामिन है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा। वसा ऊर्जा का सबसे सघन स्रोत है, जो प्रति ग्राम नए कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। आप जानते हैं प्रोटीन से कितना मिलता है? तो 4.2 कैलोरी। विटामिन और खनिज से हमको कोई ऊर्जा विशेष रूप से नहीं मिलती है। यहीं पर अगर कार्बोहाइड्रेट हो जाता तो उससे भी हमको 4.2 कैलोरी जो है मिलती है। और आपका वसा से, तो वसा से 9 कैलोरी आपको मिलती है, प्रति 1 ग्राम की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी आहार में विटामिन बी 12 की कमी का मुख्य कारण क्या है? चलिए देखते हैं अपने ऑप्शन। इसका भोजन में कम मात्रा में उपलब्ध होना, शरीर द्वारा अवशोषण में समस्या, यह केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है, डी है इसका शरीर में निर्माण नहीं होता है। आप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है ना। तो इसीलिए जो है ये शाकाहारी लोगों में इसकी कमी हो जाती है। विटामिन बी मुख्य रूप से मांस, मछली और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है शाकाहारी आहार में, इसलिए इसकी कमी होती है। चलिए देखते चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन।
गृह प्रबंधन का कौन सा तत्व कार्य विभाजन को संदर्भित करता है? ए है योजना, कार्यान्वयन, संगठन, मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा संगठन, है ना। गृह प्रबंधन में संगठन कार्य विभाजन, कार्यों को प्राथमिकता देने और उन्हें सही क्रम में संचालित करने की प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समय प्रबंधन में गैंट चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हमारा ऑप्शन है समय की बचत, बी है कार्यों की योजना बनाने, सी है धन प्रबंधन, डी है भावनात्मक तनाव को कम करने। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्यों की योजना बनाने में गैंट चार्ट का उपयोग हम करते हैं। गैंट चार्ट एक चार्ट आधारित उपकरण है जिसका उपयोग कार्यों की योजना बनाने और समय सीमा को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। घरेलू बजट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए है आय का सही उपयोग, ऋण बढ़ाना, अगला ऑप्शन है हमारा, फिर सी है खर्च को बढ़ाना, डी है धन संग्रह में कमी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए, आय का सही उपयोग। बजट का क्या है? सही उपयोग। तो बजट आय का सही उपयोग, घरेलू बजट परिवार की आय और व्यय को संतुलित करने में मदद करता है जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। गृह प्रबंधन में 5S पद्धति का पहला चरण क्या है? तो ऑप्शन ए है छटाई, है ना, बी है क्रमबद्धता, सी है चमकाना, डी है मानकीकरण। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए छटाई, है ना। 5S है ना पद्धति का पहला चरण छटाई है जिसमें अनावश्यक वस्तुओं को हटाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस गृह प्रबंधन प्रणाली में शॉर्ट SWOT विश्लेषण का उपयोग होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, समय प्रबंधन, योजना प्रबंधन, मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रिया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्णय निर्माण। शॉर्ट विश्लेषण जो है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है जिसमें एस का मतलब स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, डब्ल्यू का मतलब कमजोरी वीकनेस, ओ से मतलब है अपॉर्चुनिटीज अवसर, और टी का मतलब है थ्रेड्स, है ना। क्या मूल्यांकन इसमें करते हैं हम किसमें? तो निर्णय निर्माण में हम इसका जो है उपयोग करते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है स्वास्थ्य विज्ञान। इसमें देख लेते हैं प्रश्न है हमारा पहला, दम, इस ऐसी सीरीज का तो 26 है, इसका पहला है दमा यानी कि अस्थमा के दौरान कौन सी संरचना प्रमुख रूप से प्रभावित होती है? ऑप्शन ए है हृदय, बी है फेफड़े की श्वासनली, सी है यकृत, अगला हमारा ऑप्शन देख लेते हैं है गुर्दा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दमा में कौन सी संरचना प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, फेफड़े की श्वास नली, है ना। इसमें क्या होता है, दमा में श्वास नलिकाएं सूज जाती हैं जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यह एलर्जी या पर्यावरणीय कारकों के कारण हो सकता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पोलियो का टीका वैक्सीन किस प्रकार का होता है? हमारे ऑप्शन है केवल मौखिक यानी कि ओरल, केवल इंजेक्शन, सी है दोनों मौखिक और इंजेक्शन, डी है इसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों मौखिक और इंजेक्शन, है ना। पोलियो के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दोनों का उपयोग किया जाता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, सभी बीमारियों का इलाज संभव है, बी है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सी है बैक्टीरिया द्वारा कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध, डी है केवल एक एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल बैक्टीरिया द्वारा कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध, है ना। एमडीआर का अर्थ है बैक्टीरिया एक से अधिक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध हो जाते हैं जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। सॉरी। देखते हैं अगला प्रश्न। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देख लेते हैं ऑप्शन, मधुमेह, बी है हाइपोथायराइडिज्म, सी है स्कर्वी, डी है उच्च रक्तचाप। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथायराइडिज्म।
एक चीज सबसे पहले जानिए कि अगर कहीं भी अगर आ रहा है हाइपो तो इसका मतलब है उस जो है उसकी कमी, और अगर आ रहा है हाइपर, ये आपकी ट्रिक है, हाइपर का मतलब होता है उसकी बढ़ी हुई मात्रा। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया, बताया गया है कौन सी कमी, और आ रहा है हाइपो सॉरी। तो आयोडीन की कमी से जो है ये सारी चीज, थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं करती, जिससे हाइपोथायराइड और ग्वाइटर हो सकता है, यानी कि घेंघा, ये भी ध्यान रखिए घेंघा रोग हो जाता है। मधुमेह क्या है, तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और उच्च रक्तचाप बीपी जो है सोडियम की अधिकता से होता है, हाइपर क्लोराइड है ना, इसकी अधिकता से हो सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर का सामान्य मानक कितना होता है? तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन, 80 से 120, फिर है 100 से 150 mmHg, सी है 90 से 140 mmHg, डी है 120 से 140 mmHg। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80 से 120 mmHg। सामान्य ब्लड प्रेशर का स्तर 120 mmHg, ये जो है क्या होता है, तो ये हो जाता है सिस्टोलिक, और 80 mmHg डायस्टोलिक होता है। इससे अधिक या कम ब्लड प्रेशर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यानी कि 80 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसी स्थिति आ रही है तो ये जो है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला हमारा टॉपिक है शिशु विकास, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें प्रश्न देख लेते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का पहला चरण कौन सा है? देखते हैं, ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, फिर है यानी कि संवेदीगामक, फिर है ठोस संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी संवेदीगामक, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष की आयु तक के बच्चे संवेदीगामक चरण में होते हैं, जिससे वे अपने परिवेश को इंद्रियों और मोटर के माध्यम से समझते हैं। यह अवस्था क्या होती है, तो 0 से 2 वर्ष तक की सेंसरी मोटर स्टेज होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक असमंजस है ना की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन देख लेते हैं, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लियोन फिस्टर, फिर डी है कोहलबर्ग। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी लियोन फेस्टर है ना। लियोन फेस्टर ने संज्ञानात्मक असमंजस का सिद्धांत दिया, जो यह बताता है कि व्यक्ति जब विरोधाभासी विचारों या मान्यताओं का सामना करता है तो मानसिक तनाव महसूस करता होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, बंधन का अध्ययन अटैचमेंट थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने जो है दिया है? तो ऑप्शन हमारे हैं फ्रायड, जॉन वॉल्वी, एरिक एरिक्सन, बेंजामिन स्पॉक। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन वॉल्वी। जॉन वॉल्वी ने बंधन का सिद्धांत विकसित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि शिशु और प्राथमिक देखभालकर्ता के बीच बंधन बच्चे जो सामाजिक और भावनात्मक विकास के जो है महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक प्रवृत्ति है ना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है नोआम चॉम्स्की, बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए नोआम चॉम्स्की है ना। भाषा विकास के लिए भी इनको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिए कि भाषा विकास नोआम चॉम्स्की का भी जो है सिद्धांत है, और प्राकृतिक प्रवृत्ति को भी देख लेते हैं। चॉम्स्की ने प्राकृतिक प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाषा अधिगम एक जन्मजात क्षमता है जो एक विशेष उपकरण एलईडी के माध्यम से संभव होती है। ठीक है, फिर देखने चलते हैं अगला प्रश्न, बाल विकास में आधारभूत आवश्यकताओं की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन हमारे ए है फ्रायड, बी है एरिक्सन, सी है अब्राहम मैस्लो, डी है कोहलबर्ग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आवश्यकताओं का आधारभूत सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर सी अब्राहम मैस्लो। मैस्लो के अनुसार बाल विकास के लिए शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक आत्मसम्मान और आत्म सिद्धि जैसी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, है ना। तो अब्राहम मैस्लो का क्या हो गया, तो आवश्यकताओं का पदानुक्रम इन्होंने दिया है, ऐसे भी कह सकते हैं। आधारभूत आवश्यकताओं की अवधारणा या आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत भी इनका ही है, ये जो है अब्राहम मैस्लो के द्वारा ही दिया गया है। तो देखिए इस तरह से हमारी आज ये
50 डेज की सीरीज में जो है कौन सी हमारी क्लास थी, तो ये हमारी क्लास थी 20। तो इस तरह से आज हमने 20 क्लास अपनी डिस्कशन कर लिया है। 20 क्लास के हर 20 से जो है 30-30 प्रश्न हमने डिस्कशन कर लिए हैं, और इतने में इस क्लासों के जो भी टॉपिक हैं जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन पर सब पर हमने विशेष रूप से चर्चा कर ली है। और एक प्रश्न से हमने जितने भी ऑप्शन की जो चर्चाएं थी कोशिश करके हर समय वो भी किया है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हमारे हो गए जिनको हमको रिवीजन करना है और अच्छे से अपना तैयारी करनी है। देखिए एक एक दिन परीक्षा की दृष्टि से आपका कम ही होता जा रहा है, जैसे जैसे एक एक दिन कम होता जा रहा है परीक्षा की घड़ी उतनी ही नजदीक आ रही है। तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं, और मेहनत का सिलसिला और जोर रखिए, और ज्यादा तेज अपनी मतलब मेहनत को जो है बढ़ाइए और तेज धार दीजिए, तभी कुछ संभव हो पाए। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीटें बहुत कम है, हम लोगों को बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ जो है लोगों को मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। इसी के साथ फिर अब मिलेंगे अपने टेक्सटाइल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है टॉपिक्स को रिवीजन करिए, जो नहीं करे हैं वो प्लीज बहुत ज्यादा जो है, अगर आप परीक्षा देंगे तो आपको बाद में रियलाइज होगा कि हम जो बातें कह रहे थे वो बातें बहुत सही कह रहे थे। इन टॉपिक्स के बाहर के ज्यादातर प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि समय कम है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ये नहीं हम करें कि आपको छोड़ देना, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए आपको पढ़ना है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करने से ही काम बनेगा। क्योंकि जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है कुछ जो बिंदु है उनको हमको ध्यान से पढ़ना होगा, और अपना जो है सही से तैयारी करिए। सबसे मस्ट है रिवीजन, सिर्फ रिवीजन ही आपको करना है, क्योंकि आप लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, हर के पास हर चीज़ उपलब्ध होगी, किताबें हो गई या नोट्स हो गई या किसी ने कहीं से कोर्स परचेज कर रखा है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। तो उसमें कहीं ये जो हमारी सीरीज है कहीं ना कहीं आपको एक कह सकते हैं छोटी सी मतलब एक ये कह लीजिए कि डेली रूटीन की तरह छोटी सी आपको एक क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं हम। तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर ना करिए और इसको थोड़ा सा पढ़िए। अगर आप जब इसको समझ लिए कि हमारी सेल्फ स्टडी है, तो उस आधार पर आप इतना अपने लिए समझ लीजिए कि आप इतना सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो देखिए हमारी जो है 20 डेज की सीरीज कंप्लीट हो गई, अब हमारी 30 क्लास बची हैं। तो चलिए फिर टेक केयर, तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।